हे गाइस, वेलकम बैक टू एम माइंड्स विद अंकिता मिश्रा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोसाद के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन। मोसाद आखिर क्यों इतना पावरफुल खुफिया एजेंसी बना? कहा जाता है कि जब से इजराइल का गठन हुआ तब से इजराइल की सरहदें जिस जिस देश से लगती हैं, किसी भी देश से इजराइल के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और ना ही हैं। तो इजराइल को ये खौफ रहता था कि उनके दुश्मन देश किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके दुश्मन देश सुनते ही अपने पांव पीछे कर लें। तब यह निर्णय लिया गया कि मोसाद को एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और हुआ भी यही। सिर्फ मोसाद के लिए इजराइल अरबों रुपए लगा देता है, दुनिया के लेटेस्ट टेक्निक प्रोवाइड कराता है। मोसाद में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए खास शर्तें होती हैं। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना होता है, कोई भी प्लानिंग अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप मोसाद मिशन पर दूसरे देश जा रहे हैं और अगर पकड़े गए तो मोसाद आपको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। यहाँ तक इसराइल यह कहने से इनकार कर देगा कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। मोसाद के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था जो बहुत ही चर्चित रहा था। वर्ल्ड लेवल पर उस ऑपरेशन का नाम था 1972 का रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक हो रहा था। अगस्त के एंडिंग में इस ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई थी। दुनिया भर के प्लेयर्स इस ओलंपिक में शामिल हुए थे, उनमें से इसराइल भी था। इसराइल के भी 11 प्लेयर्स इसमें हिस्सा ले रहे थे। ओलंपिक को शुरू हुए एक हफ्ते हो चुके थे कि 5 सितंबर 1972 को, जिसे इजरायली कभी नहीं भूलते हैं, इसी दिन से मोसाद के खतरनाक ऑपरेशन की स्टार्टिंग हुई थी, जो करीब करीब 20 साल तक चला और दुनिया के हर कोने में यह ऑपरेशन चला था। जो 5 सितंबर 1972 को हुआ, यह था कि जिस शहर में यह ओलंपिक हो रहा था, वहां पर जिस जगह पर सभी खिलाड़ी ठहरे हुए थे, वहां पर करीब करीब 8 लोग ट्रैक सूट पहने हुए उस ओलंपिक की दीवार को फांदने की कोशिश कर रहे थे। तो कनाडा की कुछ खिलाड़ियों ने इन 8 लोगों को दीवार क्रॉस करते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि ये खिलाड़ी किसी देश के हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 8 लोगों की हेल्प कर उन कनाडा के खिलाड़ियों ने अनजाने में कर दी, प्लेयर्स समझकर। अभी 8 खिलाड़ी जो ट्रैक सूट पहने हुए थे, इन्हें पहले से ही यह इन्फॉर्मेशन थी कि इजरायली प्लेयर्स जिस रूम में ठहरे हुए हैं, ये 8 लोग अपने ट्रैक सूट के अंदर हथियार छुपाकर उस ओर बढ़ रहे थे जिस ओर इजरायली प्लेयर्स ठहरे हुए थे। ये 8 लोग कोई प्लेयर्स नहीं बल्कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे, जो इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये लोग इजरायली प्लेयर्स की तरफ बढ़ते हैं और उन पर गोलीबारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इसराइल के 2 प्लेयर्स मारे जाते हैं। बाकी के 9 प्लेयर्स बचते हैं। इन्हें ये लोग बंधक बना लेते हैं और फिर अपनी शर्तें इजराइल के सामने रखते हैं कि इजराइल के जेल में जो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 234 लोग बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए, तभी हम इन 9 प्लेयर्स को छोड़ेंगे। अब चूंकि इजराइल के अंदर ये कानून है कि वे कभी भी आतंकियों के साथ कोई भी मोलभाव नहीं करते हैं, ना ही कोई समझौता करते हैं और ना ही उनसे कोई बातचीत करते हैं। तो जो शर्तें रखी गई थी इजराइल के सामने, उन शर्तों को इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया और बोला हम इनकी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे, ना ही हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए इजराइल ने जर्मनी से एक परमिशन मांगता है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम अपने स्पेशल फोर्स जर्मनी में भेजकर अपने उन 9 प्लेयर्स को बचा कर ला सकें। लेकिन जर्मनी के सामने एक सिचुएशन थी कि पूरी दुनिया भर के प्लेयर्स वहां पहुंचे थे। अगर वह इजराइल को परमिशन देता तो वहां खून खराबा होता, और इसी से बचने के लिए जर्मनी ने इजराइल को मना कर देता है। जब ये बात उन आतंकियों तक पहुंचती है कि इजराइल उनके 234 बंदियों को नहीं छोड़ेगा, तब वे आतंकी जर्मनी के सामने मांग रखते हैं कि हमें म्यूनिख से निकलने में जर्मन सरकार मदद करे और वे अपने साथ उन 9 प्लेयर्स को भी ले जा सके और पूरी सेफ्टी के साथ उन्हें ओलंपिक विलेज से बाहर निकाल सके। अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो उन 9 प्लेयर्स को हम मार देंगे। अब जर्मनी के सामने ये शर्तें रखी गई, तब जर्मन सरकार ने सोचा चलो अच्छा मौका है, अगर ये बाहर निकलते हैं तो बीच में कहीं अपनी फोर्स द्वारा उन प्लेयर्स को रिहा करा लिया जाएगा। तो इसके लिए जर्मनी ने उनकी शर्तें मानी और उन्हें बाहर निकलने के लिए एक बस प्रोवाइड किया गया। उस बस में 9 प्लेयर्स को बैठाया गया और वो 8 आतंकी भी उस बस में बैठे और वे बस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था और जर्मन सरकार द्वारा जगह जगह पर शार्प शूटर्स को बिठाया गया था। एयरपोर्ट में उनके ये प्लानिंग थी कि जैसे ही मौका मिलेगा वो उन 9 प्लेयर्स को बचा लेंगे और उन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। जैसे ही वो बस एयरपोर्ट पहुंचती है और खिलाड़ियों को बस से निकालकर चॉपर में बिठाया जाने लगा और जब ये आतंकी बैठने लगे, तभी शार्प शूटर ने गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे 2 से 4 आतंकी तो वहीं ढेर हो गए। बचे बाकी जो आतंकी थे, उन्होंने भी जब जवाबी फायरिंग स्टार्ट कर दी और खिलाड़ी भी मारे गए और आतंकी भी मारे गए। खिलाड़ी तो नहीं बच पाए, लेकिन अब पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी कि अब इजराइल किस तरह जवाब देगा, क्योंकि इजराइल बदला तो जरूर लेगा।
ये पूरी दुनिया को पता था, लेकिन कैसे लेगा इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। और हुआ भी वही। इजराइल के पीएम द्वारा मीटिंग बुलाई गई। मोसाद के चीफ भी वहां मौजूद थे और यह निर्णय लिया गया कि इस ऑपरेशन म्यूनिख से जो भी जुड़ा हुआ था, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो। इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल है, फंडिंग कहाँ से हुई है और बहुत सारी प्लानिंग, जो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन, यानी कि खुदा का कहर। और मोसाद एक टीम तैयार हुई जो इस पूरे काम को अंजाम देने वाली थी। इधर इजरायली सरकार अपने लोगों को दिखाने के लिए कि वे अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करेंगे, सीरिया तथा लेबनान में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों में बमबारी कर दी, जिसमें करीब करीब 200 लोग मारे गए, जिससे कुछ मासूम लोग भी थे जो बेकसूर थे। लेकिन असली मकसद तो अभी भी उनका बाकी था। मोसाद की सारी टीम तैयार हुई। उस म्यूनिख ऑपरेशन से जो भी जुड़ा था उसकी एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो उस ऑपरेशन से जुड़े थे ज़्यादातर यूरोप के देशों में पाए गए। वे अपनी पहचान, अपना नाम बदल चुके थे, लेकिन मोसाद की नज़रों से वो अभी भी नहीं बच पाए थे। मोसाद के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वे लोग अंडरग्राउंड हो चुके थे और वे अब और कड़ी सुरक्षा के घेरे में थे। लेकिन मोसाद के लिए तो वो चैलेंज भी एक गेम की तरह था। ठीक 1 महीने बाद मोसाद ने अपना पहला बदला लिया। 16 अक्टूबर 1972 को, जिसका नाम था अब्दुल बाई जैत्रा, जो फिलिस्तान का रहने वाला था। यह एक ट्रांसलेटर था और उस वक्त यह रोम में था। इटली की राजधानी रोम में मोसाद के एजेंट्स रोम में पहुंचते हैं और जब वह खाना खाकर लौट रहा होता है तभी मोसाद के एजेंट्स गोली मारते हैं। यह उनका पहला शिकार था। और दूसरा शिकार जो बना वह महमूद अंसारी था, जो फ्रांस में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव था। मोसाद की एक एजेंट पत्रकार बनकर इससे मिली और पेरिस में उसके अपार्टमेंट के बाहर उसे बुलाती है और साथ में उनके अपार्टमेंट के अंदर जाती है और उनके टेलीफोन के नीचे बॉम्ब लगा देती है। ये 1 दिसंबर 1972 की घटना थी, जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। यह मोसाद का दूसरा शिकार था। इसके बाद मोसाद अपने 4 और शिकार को निशाना बनाता है, सिर्फ 4 महीनों के अंदर, अलग अलग देशों में। अब मोसाद का अगला शिकार उसका म्यूनिख ऑपरेशन का मास्टरमाइंड सलेम था, जिसने पूरी कहानी रची थी। म्यूनिख ओलंपिक का पता चलता है कि वह लेबनान के एक होटल में रात में आता है और दिन को निकल लेता है। वह सिर्फ सोने के लिए आता था रात में। जब मोसाद के एजेंट्स द्वारा उस पर नज़र रखी जाती है और उन होटल के सामने मोसाद के एजेंट्स रूम लेकर रहने लगते हैं और उस मास्टरमाइंड के रूम की का इंतज़ाम करते हैं, और एक दिन उसके बेड के नीचे बॉम्ब लगा दिया जाता है और उस बॉम्ब में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह 1972 से 1988 तक मोसाद का यह ऑपरेशन पूरे यूरोप में चलता है और एक एक करके मोसाद अपने शिकारियों को मारता जाता है। इस तरह मोसाद का यह ऑपरेशन पूरे 18 साल चलता है और उसमें उसके एक एक साजिशकर्ता मारे जाते हैं। कहा जाता है कि जिन जिन लोगों को मोसाद गोली से मारता है उन्हें 11-11 गोलियां मारी गई थी, क्योंकि उनके 11 प्लेयर्स मारे गए थे उस ओलंपिक में। हर एक खिलाड़ी की तरफ से एक एक गोलियां मारी गई थी और इस तरह से मोसाद का यह ऑपरेशन सफल होता है।